बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ नंबर 61 से लेकर हम 80 तक डिस्कस करेंगे। आते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। अ सोल्यूशन NaOH हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले जो काम की चीज़ है वो ये है 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज़ द मास ऑफ NaOH कंटेन इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी काम की चीज़ है ऑफ द सोल्यूशन। क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ये है 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और सोल्यूशन है NaOH, उसमें सॉल्यूट है। ये बताएं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितना NaOH बाय मास होगा। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन पर आ जाए। कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गई 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो पहला हिस्सा है ये ग्राम इसकी यूनिट है, इसका मतलब ये क्या चीज़ है, मास है। दूसरा हिस्सा डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट होती है वॉल्यूम की, इसका मतलब ये चीज़ वॉल्यूम है, ये वाली चीज़। तो 4 आ गया ग्राम मास, वॉल्यूम आ गया डेसीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में देखें उसने जो पूछा है वॉल्यूम वो सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमने पहले डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब की जगह मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा और ये 4 ग्राम इसी तरह रहेगा। अब मैंने फाइंड करना है 250 का, तो 250 के लिए मुझे डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब डिवाइड बाय 4 करूंगा तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4, तो ये 4 1 4 4 1 4, तो ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो मास होगा NaOH का वो होगा 1 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 1 ग्राम होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 62। इसके अंदर ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है वो ऐसी ऑक्साइड होती है, यानी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज एसिड की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज बेस की होती हैं, यानी ये एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है, यानी इसके अंदर प्रॉपर्टीज बेस की भी होती हैं और इसके अंदर प्रॉपर्टीज एसिड की भी होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 63 की तरफ आते हैं कि सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 4A, इट हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसकी बेस समझ लें कि जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी उस एटम के लास्ट शेल में होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 4A बताया, तो इसके लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 64 की तरफ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन, कि कार्बन से ताल्लुक रखने वाली कौन सी ब्रांच है, कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें कार्बन से ताल्लुक रखने वाली चीजें पढ़ी जाती है, यानी कार्बन कंटेनिंग चीजें पढ़ी जाती है। तो याद रखिए, इसको समझने के लिए एक चीज याद रखिए कि वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब जो मैं समझाता हूँ वो है कार्बन, कि ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन। तो इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें कार्बन और कार्बन से बनने वाली चीजों को स्टडी। बात है एमसीक्यूज नंबर 65 की तरफ। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन X atoms, then what is the number of atoms contained in 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखा हुआ है कि 1 मोल किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद होती है वो होती है 6.022 10⁻23। यहाँ पे इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर चाहे 1 मोल कार्बन हो उसमें भी एटम 6.022 10⁻23 होंगे, चाहे 1 मोल मैग्नीशियम हो उसकी भी एटम्स की तादाद 6.02, यानी किसी भी चीज़ की 1 मोल हो तो एटम की तादाद वही होती है 6.022 10⁻23। इस क्वेश्चन में उसने 6.022 10⁻23 की जगह उसने कहा सपोज करें कि दोनों के X एटम है। कि अब क्वेश्चन में दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर 6.022 10⁻23 नहीं है, X एटम से बताएं कि 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने होंगे। तो 1 मोल के अंदर अमाउंट एटम की सेम होती है, अगर कार्बन के 1 मोल में X है तो मैग्नीशियम के भी 1 मोल में X होगा। तो 1 मोल मैग्नीशियम में X एटम है, तो 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24। अब उसने पूछा जो है वो यहाँ पर 12 ग्राम का है, तो 12 ग्राम का मतलब इसका हाफ है। जब इसका मास का हाफ होगा तो मोल्स का भी हाफ हो जाएगा
और मोल्स का जब हाफ होगा तो ये x का भी हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये देखें 12 ग्राम, तो ये 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 0.5 मोल्स, और ये x/2 को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे 0.5x। तो अगर 12 ग्राम मैग्नीशियम हो तो उसमें हाफ नंबर ऑफ मोल्स होंगे यानी 0.5 मोल्स, और हाफ नंबर मोल के अंदर एटम की तादाद भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, वो हो जाएगी x के बजाय 0.5x। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.5x। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 66, ये चैप्टर नंबर 2 से और टॉपिक है आइसोटोप्स। कि ये बताएं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो ये वाला जो है यूरेनियम 235, ये वाला इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूरेनियम 235। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 67 की तरफ कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या है। चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स ने अपनी थ्योरी के अंदर एक रिलेशन इस्तेमाल किया है h/2π। इसमें से ये जो h है, इस h को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी वाला, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 65 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 65, हाउ मैनी एलिमेंट्स वर नोन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। कि 18th सेंचुरी के लास्ट तक जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कितने थे। तो याद रखें 18th सेंचुरी के लास्ट तक जो नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे वो 23 थे। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 23। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 69 की तरफ। द पीरियड नंबर ऑफ फास्फोरस इन पीरियोडिक टेबल। इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो फास्फोरस का पीरियड नंबर होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो फास्फोरस होता है 3rd पीरियड के अंदर। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 70 की तरफ। एट माउंट एवरेस्ट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो पहले से समझ लें, माउंट एवरेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से उस जगह पर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम होकर 70 हो जाता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 71 की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कि ये अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है तो इस 100 ग्राम्स ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड सोडियम एसीटेट कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकेगा। तो याद रखिए सोडियम एसीटेट मैक्सिमम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है वो होता है 119 ग्राम्स। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 72 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटेलिक। याद रखें मोस्ट मेटेलिक के लिए की पॉइंट याद रखें कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो ज्यादा मेटेलिक होगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं। एल्युमिनियम लूज करता है 3 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम लूज कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन और लिथियम लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो 3 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज किए एल्युमिनियम ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एल्युमिनियम। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 73 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन ओनली एलिमेंट्स। ये डी वाला जो है ये ओनली एलिमेंट है। कैल्शियम बी एक एलिमेंट है, सल्फर बी एलिमेंट है और कार्बन बी एलिमेंट है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 74 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 74 के अंदर ये फार्मूला दिया हुआ है CuSO4.5H। इसकी मैसेज दिए हुए जितने भी एटम्स मौजूद हैं, हमने इसका टोटल एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताना है कि इसका टोटल एटॉमिक मास कितना है। उसके लिए ये यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। इससे पहले ये देखें, ये रिमाइंडर की हेडिंग के अंदर मॉलिक्यूलर मास वाटर का फाइंड किया है। वाटर का याद रखना है कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18। तो यहाँ कॉपर का दिया हुआ है 63.5। नेक्स्ट एटम से पहले यहाँ पर प्लस आएगा। सल्फर का होता है 32, फिर नेक्स्ट एटम से पहले प्लस आएगा। फिर एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 4 ऑक्सीजन के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ये आ गया। अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, मैथ्स में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका मतलब है प्लस। प्लस आ गया। अब ये जो वाटर है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वाटर का जो एटॉमिक मास अभी हमने रिमाइंडर पे पढ़ा 18 है, 18 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों बन जाएंगे 90।
ये बन जाएगा 64। बाकी ये दोनों स्टार्ट वाली चीज़ें 63.5 और 32 इसी तरह। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 249.5। तो करेक्ट जो ऑप्शन बनता है वो होता है 249.5। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 75 की तरफ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? के 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल? याद रखें इसके लिए ये पहले रिमाइंडर मैंने लिखा है। रिमाइंडर में कुछ एटॉमिक मैसेज लिखे हैं। कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ये जितना एटॉमिक मैस होता है उतने ही ग्राम वो एटम एक मोल होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मैस है 12, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा 1 मोल के इक्वल। इसी तरह अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है ये 1 मोल 1 मोल के इक्वल होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में 16 पूछा हुआ है, 16, तो 16 ग्राम जो है वो उसमें कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 मोल। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 76 की तरफ। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो अगर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है तो CO2 इक्वल टू आएगा 44 ग्राम। इसमें कार्बन का एक ही एटम मौजूद है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। इस तरह इस कार्बन का जो मास बनेगा वो बनेगा 12 ग्राम के 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर। क्योंकि कार्बन एक है तो इसका मास बनेगा 12 ग्राम। अगर ये कार्बन 2 होते तो हम इस 12 को मल्टीप्लाई करते 2 के साथ, तो इसका एटॉमिक मास बनता 24 ग्राम। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 77 की तरफ। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं बोर एटॉमिक मॉडल की, कौन सा पॉइंट ठीक है? तो ये पॉइंट ठीक है। द फर्दर इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज। इस पॉइंट का ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी कम होगी। इसकी एनर्जी क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है तो इस वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट का ये मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 78 की तरफ। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप बोथ ऑफ विच हैज़, के क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। 17 जो है ये एटॉमिक नंबर होता है और ये जो 37 है ये मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। तो याद रखें एटॉमिक नंबर दोनों का 17 है, प्रोटॉन भी दोनों में 17 है, न्यूट्रॉन 35 वाले में 18 होते हैं और 37 वाले में 20 होते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों में 17। अब यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ये है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात है एमसीक्यूज नंबर 79 की तरफ। अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 3.5 मोलर, ईच डीएम क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन विल हैव डैश मोल्स। इसको यहाँ पे जरा समझ लेते हैं मोलैरिटी के फार्मूला को। मोलैरिटी अगर 3.5 मोल्स है तो मोलैरिटी ये 3.5 मोल कैसे फाइंड की गई है? मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब। तो जब ये 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो जितने नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं वही उसकी मोलैरिटी होती है। तो ये मैंने रिमाइंडर में भी लिख दिया कि इफ वॉल्यूम इज 1 डेसीमीटर क्यूब देन मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मोलैरिटी जो है वो 3.5 मोल, तो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगी, तो नंबर ऑफ मोल भी इसमें कितने होंगे? 3.5 मोल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्ट नंबर ए जो कि है 3.5 मोल्स। एमसीक्यूज नंबर 80 की तरफ। O-2, ये जो -2 साइन है ये क्या चीज़ हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में? तो याद रखें ये जो O का -2 साइन है इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक माइनस को और एक 2 में। ये माइनस हमें बताता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और 2 हमें बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या लॉस हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन का। तो ये माइनस इसमें इसने पूछा है, -2 साइन क्या बताता है? ये बताता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी।